हेलो बच्चों। तो लास्ट टाइम पे हमने बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस वो स्टार्ट किया था। हमने उसमें देखा कि एक बायोटेक्नोलॉजी में कौन कौन से प्रोसेस होते हैं, कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। और हमने आपको बताया कि पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए वो स्टैनले कोहेन और हर्बर्ट बॉयर ने 1972 में बनाया था। कैसे बनाया? उन्होंने साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम का प्लाज्मिड ले लिया। नेचुरली इसमें कोई एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस नहीं होता। उन्होंने आरई का इस्तेमाल करके उसे काटा, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से काटा और इसमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन लगा दिया। मैं आपको फिर से याद दिला दूं कि नेचुरली जो साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम है उसके प्लाज्मिड में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन नहीं होता। इन्होंने अलग से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन लगाया, मतलब एलियन डीएनए लगाया, एलियन जीन लगाया। इसीलिए प्लाज्मिड क्या बन गया? रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड बन गया। क्या बन गया? रिकॉम्बिनेंट। फिर इन्होंने इस रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड को उसके मौसेरे भाई ई कोलाई में डाल दिया। मौसेरा भाई क्यों कह रहे हैं? क्योंकि रिलेटेड स्पीशीज होती है ई कोलाई साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम का। और इन्होंने देखा कि ई कोलाई में वो रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड का एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहा है, अपने नंबर को बढ़ा पा रहा है। तो ये एक नया दौर चालू हुआ मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी का। अब हम आज बात करेंगे कि कौन कौन से टूल्स चाहिए होते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए तैयार करने के लिए। तो आज का हमारा टॉपिक है टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ठीक है, हमारा टॉपिक है टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए। आरडीएनए का मतलब रिकॉम्बिनेंट डीएनए। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में कौन कौन से हथियार, कौन कौन से टूल्स यूज होते हैं? इसमें सबसे पहला और इंपॉर्टेंट है आरई। आरई है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज। एंडोन्यूक्लियेज जो डीएनए को कट करने के काम आता है, इसीलिए इसी को मॉलिक्यूलर सीजर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मॉलिक्यूलर सीजर। ये मॉलिक्यूलर कैची है। दूसरा टूल जो हमें चाहिए होता है वेक्टर। वेक्टर एक तरह से वाहन होता है, कैरियर होता है, आपके एलियन डीएनए को ले जाने वाला होता है, उसे हम कहते हैं वेक्टर। तीसरा यहां पे आपको जो लगेगा वो रहेगा लाइगेज। लाइगेज जो है वो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाता है और दो डीएनए को जोड़ सकता है। मतलब एक वेक्टर में काट कर अगर आपको अपना एलियन डीएनए लगाना हो, चिपकाना हो, तो जोड़ना हो, तो उसके लिए आपको फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाने पड़ेंगे। और वो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कौन बनाता है? लाइगेज। चौथा होता है एल्केलाइन फॉस्फेटेज। एल्केलाइन फॉस्फेटेज, ये मैं आपको आगे बताऊंगा क्या काम करता है। वैसे बता दूं 5 प्राइम से ये फॉस्फेट ग्रुप को हटाता है, उसके क्या फायदे होंगे आगे आपको समझ में आएगा। और पांचवा है डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज। पॉलीमरेज ये है पांचवा। ये पांचों टूल्स हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे आरई को, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को। ठीक है, तो बात करते हैं हम आरई की। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज, या इसी को शॉर्ट में आप क्या कहते हैं? आरई। आरई। अब इसकी खोज कैसे हुई, डिस्कवरी कैसे हुई? देखिए, डब्ल्यू आर्बर एंड स्टुअर्ट लिन, इन लोगों ने आरई को 1963 में खोजा, उसकी डिस्कवरी की। कैसे डिस्कवरी की? ये आरई को नहीं खोज रहे थे, ये आरई को नहीं खोज रहे थे, ये किसको खोज रहे थे? ये काम कर रहे थे बैक्टीरिया के रिस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन सिस्टम पे। किस पे काम कर रहे थे? दे वर वर्किंग ऑन रिस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन सिस्टम ऑफ बैक्टीरिया। रिस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन सिस्टम ऑफ बैक्टीरिया। तो ये बैक्टीरिया के रिस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन सिस्टम को पढ़ रहे थे और वहीं आरई की खोज हुई। क्या पढ़ रहे थे रिस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन में? देखिए जरा, देखते हैं। ये बैक्टीरिया है और इस पे अटैक करने वाला ये है बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज, ये बैक्टीरियोफेज
और ये है आपका बैक्टीरिया। तो ये यही देख रहे थे, यही पढ़ रहे थे कि बैक्टीरिया अपने आप को बैक्टीरियोफेज के अटैक से कैसे बचाता है। तो इन्होंने क्या देखा, देखिए एक बैक्टीरियोफेज या एक वायरस, जो बैक्टीरियोफेज है बैक्टीरिया का वायरस, ये अटैक कैसे करता है, ये अपना जेनेटिक मटेरियल इंट्रोड्यूस करा देता है इस बैक्टीरिया में, और ये जेनेटिक मटेरियल अपने आप को मल्टीप्लाई करता है इस बैक्टीरिया में, इसी तरह से हमला करता है। मगर हमने देखा कि बैक्टीरिया में एक एंजाइम था, ये जिसको नाम दिया गया आरई, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। ये वायरस के डीएनए के टुकड़े टुकड़े कर देता है। क्या कर देता है? टुकड़े टुकड़े, टोटे टोटे, टुकड़े टुकड़े कर देता है। अगर वायरस के डीएनए के टुकड़े टुकड़े कर दिए तो सीधी सी बात है कि वायरस का अटैक बैक्टीरिया पे नहीं हो पाएगा। तो इस तरह से बैक्टीरिया अपने आप को वायरस का अटैक से बचाता था। मगर साथ ही साथ भाई बैक्टीरिया के पास भी तो डीएनए है, ये बैक्टीरियल डीएनए भी तो है। तो ये आरई अगर वायरस के डीएनए को काटता है तो बैक्टीरिया के डीएनए को भी काट सकता है, पर ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि यहां पर इसके पास एक और एंजाइम है, ये एंजाइम जो है दैट इज नोन एज मिथाइलेज। इसको मिथाइलेज कहते हैं, मिथाइलेज। मिथाइलेज क्यों? क्योंकि ये मिथाइलेज जो है ना, वो बैक्टीरियल डीएनए पे मिथाइल ग्रुप ऐड कर दे रहा था इस तरह से। ये क्या ऐड कर रहा है? मिथाइल ग्रुप। मिथाइल ग्रुप ऐड करने से बैक्टीरिया के डीएनए को पहचान जाता है, जिसपे मिथाइल ग्रुप होता है उसको नहीं काटता। आरई बैक्टीरियल डीएनए को क्यों नहीं काटता? क्योंकि इसमें मिथाइल ग्रुप कौन ऐड कर देता है? मिथाइलेज। परंतु वायरल डीएनए पे मिथाइल ग्रुप नहीं होता, उसे काट देता है। तो इस तरह से बैक्टीरिया अपने को इसके वायरस के इन्फेक्शन से रिस्ट्रिक्ट कर लेता है और अपने को मॉडिफाई करता है मिथाइलेज से। तो रिस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन सिस्टम है कि अपने आप को बचा रहा है मिथाइल ग्रुप से, क्या कर रहा है? मॉडिफाई कर रहा है और वायरल डीएनए को रिस्ट्रिक्ट कर दे रहा है। तो यहीं से आरई की खोज हुई। किसकी खोज हुई? आरई। इसके बाद अगर हम बात करें तो यहां पर स्मिथ, हैमिल्टन स्मिथ, विलकॉक्स एंड कैले आइसोलेटेड फर्स्ट आरई, पहला आरई निकाल लिया। इन तीनों ने उसका नाम रखा गया हिंड-2। फर्स्ट आरई जो पहली बार निकाला गया, इन्होंने डिस्कवर तो कर लिया पर आइसोलेट नहीं कर पाए। तो पहला आरई जो डिस्कवर निकाला, आइसोलेट किया, स्मिथ, विलकॉक्स और कैले ने आइसोलेट किया, उसका नाम रखा गया हिंड-2। इतना ही नहीं, डी नाथन्स pioneered the use of RE to problems of molecular biology। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बताया कि डी नाथन्स ने कि आरई का यूज से यार मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की कई सारी प्रॉब्लम, कई सारी बीमारियां जीन की है, उसको दूर करने में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात इन्होंने बताई और यही कारण है कि आगे चलकर आपके जो आर्बर थे, आर्बर, यहां से स्मिथ और ये नाथन्स, इन तीनों को जो है नोबेल प्राइज दिया गया फॉर द डिस्कवरी ऑफ आरई एंड देयर यूज इन प्रॉब्लम्स ऑफ मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स। मतलब उनको नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी मिला। किस चीज के लिए? आरई की डिस्कवरी के लिए 1978 में, और आरई का यूज मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स की प्रॉब्लम को हल करने में, उसके लिए इन तीनों लोगों को नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया। तो आप समझ सकते हो कितनी बड़ी डिस्कवरी होगी ये कि नोबेल प्राइज इनको इसके लिए मिला, और ये सच में बहुत बड़ी डिस्कवरी है किसकी? आरई की। अब आरई के बारे में कुछ और चीजें पढ़ते हैं, ठीक है, कि आरई क्या काम करता है, कैसे कट करता है, वो चीजें हम जरा यहां देखते हैं। हम आरई की बात कर रहे हैं तो हमने बताया कि आरई से हम जीन को काट सकते हैं। जैसे आपको एक लंबा सा क्रोमोसोम है, जीन है, छोटा बीच में जीन है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है, या कोई काम का जीन है आपके जीन ऑफ इंटरेस्ट, उसको कट करना है। तो कैसे कट करता है? ठीक है, कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है, कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। तो कट करना है, ये काम करता है
कैसे कट करता है? देखिए, आरी जो है ना वो एक पर्टिकुलर जगह पे ही डीएनए को काटता है, कहीं और नहीं काटता, पर्टिकुलर जगह पे काटता है, और उसे हम कहते हैं रिकॉग्निशन सीक्वेंस। रिकॉग्निशन सीक्वेंस मतलब आरी कट्स डीएनए ओनली एट रिकॉग्निशन सीक्वेंस, जो इसका स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है। ये रिकॉग्निशन सीक्वेंस 4 से 8 न्यूक्लियोटाइड का होता है, न्यूक्लियोटाइड का होता है। तो आपने जाना कि आरी केवल एक स्पेसिफिक सीक्वेंस पे काटता है, और वो स्पेसिफिक सीक्वेंस 4 से 8 न्यूक्लियोटाइड बड़ा होता है और कहीं और नहीं काटता, और वो दोनों स्ट्रैंड्स को काटता है उसी सीक्वेंस पर। कहां पे काटता है? उसी सीक्वेंस पे जो उसका रिकॉग्निशन सीक्वेंस होता है, और वो ये स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है, वो 4 से 8 न्यूक्लियोटाइड बड़ा होता है। और एक और बात, ये सीक्वेंस पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होना चाहिए हमेशा, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। सीक्वेंस हमेशा पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होता है। पैलिंड्रोम का क्या मतलब है? यहाँ पे हम कहते हैं ना 3 अक्षर का मेरा नाम उल्टा सीधा एक समान, बताओ क्या? बताओ एग्जाम्पल। नहीं, वो 3 अक्षर का नहीं, डालडा। 3 अक्षर का मेरा नाम उल्टा सीधा एक समान, डालडा। इसके अलावा अब ज्यादा अक्षर का है मलयालम, उल्टा पढ़िए सीधा पढ़िए सेम स्पेलिंग, मैडम से जहाज सेम आएगा, उल्टा सीधा एक समान, वही पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होता है। क्या होता है? पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। मतलब अगर हम डीएनए की रीडिंग की ओरिएंटेशन सेम रखें तो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस क्या आना चाहिए? सेम आना चाहिए, उसे पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस कहते हैं। जैसे मैं आपको दिखाता हूं कैसे। ये एक आरी है इको R1, ठीक है। इको R1 जो है ना वो काटता है इस सीक्वेंस पे GAATTC, 1 2 3 4 5 6 न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है। ये 5 प्राइम, ये 3 प्राइम। मैं आशा करता हूं आपको पता होगा 5 प्राइम 3 प्राइम होता है, डीएनए में एंटी पैरेलल चेन होती है। तो दूसरे पे जब 5 प्राइम से आप पढ़ेंगे तो वही आना चाहिए 5 से 3, GAATTC, GAATTC। नीचे भी वही आएगा GAATTC। देखो आपको पढ़ना 5 प्राइम से 3 प्राइम है, ऊपर भी नीचे भी 5 प्राइम से 3 प्राइम GAATTC, 5 प्राइम से 3 प्राइम GAATTC। इसका मतलब ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है। जब उल्टा सीधा एक समान, ऊपर के डीएनए पे 5 प्राइम से 3 प्राइम पढ़ो, नीचे के डीएनए पे 5 प्राइम से 3 प्राइम पढ़ो, तो वो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होता है। क्या होता है? पैलिंड्रोमिक। क्लियर है ना? पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस का मतलब रीडिंग ओरिएंटेशन की आप सेम रखिए, 5 प्राइम से 3 प्राइम, तो दोनों डीएनए पे सेम आना चाहिए, वही उसका रिकॉग्निशन सीक्वेंस होता है। आरी का कोई और रिकॉग्निशन सीक्वेंस नहीं होता, ऑलवेज पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होगा। ऑलवेज क्या होगा? पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। क्या बात को समझ गए? अब जरा देखते हैं कि नॉमेनक्लेचर कैसे करा जाता है आरी का। क्या करा जाता है? नॉमेनक्लेचर। तो बहुत आसान है। जैसे इसी को देख लेते हैं हम, इको R1 को ले लेते हैं, इको R1। तो इसमें बेटा जी जो पहला वर्ड होता है ना वो बैक्टीरिया के जीनस को बताता है, जिस जीनस से आपने आरी को निकाला है। दूसरे जो छोटे लेटर्स है ना ये स्पीशीज बताते हैं कि कौन सी बैक्टीरिया की स्पीशीज से आपने आरी लिया। और ये तीसरा वर्ड बताता है टाइप ऑफ स्ट्रेन, नेम ऑफ स्ट्रेन। आपने आर स्ट्रेन नाम दे दिया किसी को, वाई दे दिया, जेड दे दिया, व्हाटएवर, आर स्ट्रेन में आपने निकाला तो उसको कहते हैं क्या? स्ट्रेन का नाम आर। ये फोर्थ लेटर बता रहा है ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन। ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन, एक बैक्टीरिया में एक नहीं कई सारे आरी हो सकते हैं। जो सबसे पहले निकला ई कोलाई से उसको आपने 1 दे दिया, दूसरा कोई निकला तो आपने 2 नंबर दे दिया, तीसरा निकला तो आपने 3 नंबर दे दिया। इसी तरह से अलग अलग नाम बैक्टीरिया के ऑर्डर के हिसाब से दिया जाता है। पहली बार निकला तो 1, दूसरी बार 2, इको R1, इको R2, इको R5, इसी तरह से चलता है। क्या बात को समझ गया बेटा जी? तो ये क्या हो गया? नॉमेनक्लेचर की बात। बहुत आसान है। पहला वर्ड बताओ किसको बताएगा? जीनस को। दूसरा वर्ड किसको बताएगा? स्पीशीज ऑफ बैक्टीरिया। तीसरा स्ट्रेन का नाम, और चौथा किस ऑर्डर में निकाला। पहली बार जो निकला वो 1, जो दूसरी बार निकला 2, क्योंकि एक बैक्टीरिया में एक से ज्यादा आरी होते हैं। जितने आरी आइसोलेट करेंगे 1 2 3 4 नाम देते चले जाएंगे। क्या बात को समझे बेटा जी? ये आरी की बात। अब जरा देखते हैं कि आरी कट्स कैसे बनाता है, टाइप्स ऑफ कट्स मेड बाय आरी। ठीक है, ये देखते हैं कि टाइप्स ऑफ कट्स कैसे बनाता है। टाइप्स ऑफ कट्स मेड बाय आरी। आरी कैसे तरह के कट बनाता है? 2 तरह के बनाता है।
एक होता है स्टिकी या कोहेसिव एंड प्रोड्यूस करता है, कोहेसिव एंड, और दूसरा होता है ब्लंट एंड, ब्लंट एंड। तो सबसे पहले हम स्टिकी या कोहेसिव एंड को पढ़ते हैं ना। सबसे पहले हम बात करते हैं स्टिकी या कोहेसिव एंड प्रोड्यूस बाय आरी। ठीक है, अब जरा देख लेते हैं इसमें। ये एक डीएनए ले लेते हैं, ये GAATTC और GAATTC। ठीक है, ये किसका सीक्वेंस है आप जानते हो, इको R1 का। और इधर हम दूसरा ले लेते हैं, इसमें भी GAATTC और नीचे GAATTC। ये एक डीएनए है और ये दूसरा डीएनए है। ठीक है, अब आप जानते हो कि आपको यहां पर कट करना पड़ेगा इको R1 से, क्योंकि इसका किसका सीक्वेंस है, इको R1 का। किसका है, इको R1 का सीक्वेंस है। कट करना है आपको, देखते हैं कैसे कट करेंगे। ये रहा GAATTC, यहां पर GAATTC और यहां पर GA, ये दूसरे कलर से बनाया था तो दूसरे कलर से बनाते हैं ताकि पता रहे कौन सा एलियन डीएनए है। ये GAATTC और यहां पर GAATTC। ये अब आप एक बात समझिए बेटा जी, ये आरी हमेशा दोनों स्ट्रैंड में, ऊपर चाहे नीचे, सेम न्यूक्लियोटाइड के बीच में काटता है। जैसे इको R1 हमेशा G और A के बीच में काटेगा, तो यहां काटेगा G और A के बीच में, यहां काटेगा G और A के बीच में, इस तरह से। हाँ, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को ब्रेक करेगा। आरी काट रहा है, इसका मतलब फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड दोनों G और A किससे जुड़े हैं, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड जुड़े ना, उसको तोड़ रहा है ना वो। यही तो कट करने का मतलब है। यहां G और A के बीच में, यहां G और A के बीच में, इस तरह से कट करेगा। करेगा कि नहीं, इतना समझे। अब जरा देखो, अब जरा उड़ा देते हैं, ये इसका उड़ जाएगा, हट गया, निकल गया, ये बचा, इसमें से ये निकल जाएगा, ये बचा। देखो डियर जरा, ये स्टिकी एंड है, अपने आप चिपकने वाले एंड है। कैसे, जरा देखो, जब ये दूसरा डीएनए का पार्ट, एलियन डीएनए का पार्ट, ठीक है, ये आप इसमें लेकर आओगे तो ये अपने आप हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा। इसका A T के साथ, दूसरा A इस T के साथ, ये T A के साथ और ये T A के साथ, अपने आप जुड़ जाएगा कि नहीं, क्योंकि अपने आप हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा। बाद में लाइगेज की मदद से आप फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बना दीजिए, इसीलिए इसे स्टिकी एंड कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टिकी एंड, क्योंकि अपने आप ऐसे करके जुड़ जा रहा है। ओवर स्ट्रेचर है, ये हैंग निकला हुआ है, जुड़ जा रहा है, ये स्टिकी एंड होता है। ठीक है, कौन सा एंड, स्टिकी एंड। अब जरा देखते हैं हम ब्लंट एंड ना, यहां आपको ब्लंट एंड दिखा देते हैं साइड बाय साइड ताकि पता रहे कैसे होता है। ठीक है बेटा जी, जरा देखते हैं ब्लंट एंड, ब्लंट एंड। तो डीएनए बना लेते हैं, एक है CCC GGG, तो यहां CCC G और G, ये एक डीएनए। इसको जोड़ना है दूसरे वाले से, ये देखिए यहां पर भी CCC GGG, CCC GG और G। ये यहां पर जो हम आरी लेने वाले हैं बेटा जी ना, वो है SMA1, SMA1। अब SMA1 की खासियत है कि ये हमेशा G और C के बीच में ही काटता है। इसका मतलब यहां से इसको काटेगा और यहां से इसको, ऊपर वाले में G और C के बीच में, नीचे वाले में G और C के बीच में, ऊपर वाले में G और C के बीच में, नीचे वाले में G और C के बीच में। इसका मतलब SMA1 हमेशा G और C के बीच में काटता है। ठीक है, ऑलवेज। तो जब काटेगा तो सीधी सी बात है कैसा हो जाएगा, जरा देखिए, देखिए यहां बचेगा CCC, नीचे बचेगा GGG, ऐसे हो जाएगा ये। इधर देखिए,
ये हट गया पूरा, तो क्या बचेगा यहाँ G G G और C C C। ये अगर आप देखिए तो क्या ये अपने आप हाइड्रोजन बॉन्ड बना पाएगा क्या? इधर देखिएगा प्लीज, ये बना पाएगा क्या? नहीं, क्योंकि कोई भी ओवर स्टिचिंग हैंग नहीं है, सीधे आपको फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाना है। अपने आप ढूंढ के जुड़ नहीं पाएगा ये, जबकि अपने आप ढूंढ के जुड़ जाएगा, आपका काम आसान हो जाएगा। इसीलिए आरई वही यूज करना चाहिए जिसमें क्या है, स्टिकी या कोहेसिव एंड बने। अगर ब्लंट एंड बनने वाला है तो सीधी सी बात है कि वो जो है मुसीबत करेगा आपके प्रोसेस में। क्या बात तो समझे? क्या बात क्लियर है बेटा जी? क्या बात क्लियर है? अच्छा, तो आखिरी बात जो इसमें बतानी है आपको बताते हैं आरई के बारे में, कि आरई कितने तरह के होते हैं, कौन सा वाला जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज होता है। ठीक है, उसकी बात करेंगे हम। हाँ जी, देखिए टाइप्स ऑफ आरई, टाइप्स ऑफ आरई। आरई तीन तरह के होते हैं डियर। आरई टाइप 1, दूसरा आरई टाइप 2, तीसरा आरई टाइप 3, आरई टाइप 3। ठीक है, अब ये कैसे काटते हैं? ये डीएनए का सीक्वेंस है लंबा सा, ये डीएनए का सीक्वेंस है लंबा सा, ये डीएनए का सीक्वेंस है लंबा सा, और आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट, आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट ना वो यहां है, मान लीजिए इसमें यहां, इसमें यहां और इसमें यहां। ये लाल वाला वो जीन है जो आपको काट के निकालना है। तो सीधी सी बात, इसके अगल बगल से काटोगे कहीं से। अब देखते हैं कि कैसे कट करते हैं ये। टाइप 1 आरई घूमता है, जाता है, जैसे उसको अपना रिकॉग्निशन सीक्वेंस मिलता है, मान लो यहां कहीं मिला, तुरंत ही वो प्रसन्न हो जाता है, खुश जाता है और बल्ले 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 करता हुआ चला जाता है आगे तक, कहीं पता नहीं कितने आगे तक चला जाता है। तब जाके उसको याद आता है कि भैया काटा तो है ही नहीं हमने। फिर ये सोचता है कौन पीछे जाए, अब जहां खड़े वहीं काट देते, काटना ही तो है हमारा काम। तो ये यहां कहीं काट देता है, दूर कहीं। कहां काटता है? दूर कहीं। यहां कहीं काट दिया, यहां कहीं काट दिया। तो आपके जीन ऑफ इंटरेस्ट के साथ बहुत सारे ऐसे जीन आ जाते हैं जो बेकार होते हैं, आपके किसी काम के नहीं होते। टाइप 3 को देखते हैं पहले, फिर टाइप 2 को। टाइप 3 आया घूमता हुआ, जैसे ही यहां पहुंचा उसको रिकॉग्निशन सीक्वेंस मिला, खुश हो गया, बल्ले 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 100 बार बल्ले बल्ले करता हुआ 100 बेस पेयर दूर चला गया वो। फिर उसको याद आया यार कि बल्ले बल्ले के चक्कर में काटे तो है ही नहीं, तो वो काटता है मगर 100 बेस पेयर दूर कहीं। ये देखिए, तो आपके जीन ऑफ इंटरेस्ट के साथ क्या आया? वो जीन भी आ गया जो आपको नहीं चाहिए था, बेकार हो गया पूरी बात। टाइप 2 को जैसे ही रिकॉग्निशन सीक्वेंस मिलता है वो खुश नहीं होता, पहले काट लेता है, फिर कहता है बल्ले बल्ले बल्ले। बहुत वो कहते हैं ना कि वो अच्छा नहीं होता कि सेलिब्रेशन टू अर्ली, वो डेंजरस होता है। अर्ली सेलिब्रेशन नहीं होना चाहिए जब तक मिल ना जाए। पेपर देखे नीट में गजब हमारा तो बहुत बढ़िया हो ही जाएगा, और पता नहीं कितना गलत करके आओ, बाद में नंबर आए 400 और हम जोड़े थे 650। तो डोंट सेलिब्रेट टू अर्ली। तो ये यहाँ काटता है, यहाँ काटता है। इसका रिकॉग्निशन सीक्वेंस जीन ऑफ इंटरेस्ट के अगल बगल जहाँ होता है वही हमारी यूज करते हैं। तो इस तरह से अगल बगल ही काटता है। तो आपको क्या लगता है कि हमारे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में कौन सा आरई यूज होना चाहिए, 1, 2 या 3? बताइए कौन सा यूज होना चाहिए? 2 ना, क्योंकि 2 आपको जीन ऑफ इंटरेस्ट दे रहा है बस, और बाकी सब तो पता नहीं कहां काट रहा है, आपको पता ही नहीं, यू कांट वंडर कि कहां काट रहे हो। तो इसका मतलब कि आरई टाइप 2 इज यूज्ड इन जेनेटिक इंजीनियरिंग। कौन यूज होता है? टाइप 2, आरई टाइप 2, आरई टाइप 2 ये यूज होता है। अच्छा, आप कितना समझे इसके लिए एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, फिर समझ में आएगा आप कितना समझे। ये बेटा जी हमने एक लंबा सा जीन बना दिया, ठीक है। अब आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट इसमें ये रहा, आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट यहां कहीं लगा हुआ है, ये, ठीक है। इसको और लंबा कर देते हैं जीन को ताकि हमें आसानी हो। अब आप मुझे बताना कि कौन सा आरई इस्तेमाल करेंगे इसको काटने के लिए। एक आरई है एक्स, यहाँ पे एक्स, एक आरई है वाई, यहाँ पे वाई, एक आरई है जेड, यहाँ पे जेड। आप मुझे बताइए, आपको जीन ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, 3 आरई आपके पास है, एक्स वाई और जेड। कौन सा आरई यूज करोगे आप जीन ऑफ इंटरेस्ट को निकालने के लिए? एक्स यूज करेंगे। जेड क्यों नहीं? क्योंकि जेड इधर दूर हो गया ना, कई सारे अलग जीन आ जाएंगे। और वाई में ये एक्स क्या है, लगभग पास में है, और यहां तो एकदम पास में है, तो कोई जीन आएगा भी तो आधा कट जाएगा, आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट भी इंटैक्ट रहेगा उसमें। इसीलिए जो सबसे क्लोज होगा दोनों तरफ से वही आरई का इस्तेमाल हम करेंगे। उसी आरई का हम इस्तेमाल करेंगे किसमें? जो हम प्रोसेस कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। हम जीन को पढ़ते हैं
उसमें देखते हैं कि हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट कहाँ है, उसी हिसाब से हम कट करते हैं। क्या बात को समझे बेटा जी? तो ये बात हो गई किसकी? आरई की। किसकी बात हो गई? आरई की।